सबसे ज़्यादा थर्ड ईयर में नसीरुद्दीन शाह में पढ़ाने आते थे। 15-15 दिन के 3 वर्कशॉप उनके साथ हुए। तो मैं जब भी एक्टिंग के सिलसिले में किसी से भी बात करता हूँ तो मैं आज जितना भी मुझे अभिनय के क्षेत्र में आता है वो सब नसीर साहब की देन है। उन्हीं से जो मैंने सीखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक्टिंग पढ़ाना सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि किसी को सिखाना, किसी को ये देना बड़ा आसान, लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। खुद अच्छे भी एक्टर हो और अच्छे टीचर भी हो, ये रेयर कॉम्बिनेशन वो एक ही है, वो सिर्फ नहीं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बाद पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित मूलतः मराठी भाषी अभिनेता, लेखक, निर्देशक, रंगकर्मी, शिक्षक मिलिंद शिंदे इन दिनों अपनी 27 सितंबर को प्रदर्शित होने वाली छत्रपल निनावे निर्देशित मराठी भाषी फिल्म घात को लेकर अत्युत्साहित हैं। फिल्म घात बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत होने के साथ ही अपना डंका बजा चुकी है। मिलिंद शिंदे ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कई मराठी भाषी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इन दिनों थिएटर्स में पीएचडी कर रहे मिलिंद शिंदे को उनकी पहली मराठी फिल्म के लिए राज्य सरकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिलिंद शिंदे ने फिल्मी संगम चैनल पर अपने अब तक के करियर व अन्य मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। मिलिंद शिंदे जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। मिलिंद जी, आपने भी बताया कि कहीं दूर दराज गाँव में रहा करते थे आप, और फिर फिल्म का चस्का कैसे लगा आपको? मैं शुरू से स्कूल के दिनों से ही मैं नाटक का शौक था। चौथी कक्षा से मैं काम करता हूँ, उसके बाद करता था, लेकिन कभी इसमें करियर बनूंगा ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन एक दोस्त मिले जो एनएसडी में पढ़ते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, यशराज यादव उनका नाम। उन्होंने मुझे, मैं जब एसवाई में पढ़ता था सेकेंड ईयर कॉलेज में, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, आप वहाँ जाओ, ये यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, इसमें करना है तो नहीं करना है तो फिर आप यूपीएससी वगैरह करने का जो आपने ठान ली वो आप कर सकते हो। मेरे पिताजी एमपीसी सिविल सर्विस में थे, तो वो चाहते थे कि मैं भी आईएएस बनूँ या आईपीएस बनूँ, तो वो एक था। लेकिन ये इन्होंने जो दिया ज्ञान, तो मैंने सोचा करके देखते हैं। तो मैंने सोचा था कि अगर सिलेक्शन हुआ दिल्ली में तो इसमें ही करियर करूँगा, अगर नहीं हुआ फिर मैं लॉ को एडमिशन लूँगा और यूपीएससी करूँगा। ऐसे दो मैंने ही डिसीजन करके रखे थे। अच्छा। लेकिन मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो गया, तो ऐसे फिर पास होने के बाद मैं मुंबई आकर काम करता रहा, तो आज घात के सिलसिले में हम मिल रहे हैं। लेकिन छोटे गांव से दिल्ली का सफ़र बड़ा अजीब था, क्योंकि मैं पहली बार दिल्ली गया था। पहली बार अहमदनगर से मैंने 24 घंटे का सफ़र तय किया था रेल से, तो पहली बार सब हर चीज़ पहली बार हो रही थी। घर से इतने दूर कभी रहा नहीं, तीन साल 2 साल में वहाँ रहा। 6 महीने के बाद छुट्टी मिलती थी, जाते थे। लेकिन वो जुनून होता है, वो सवार होता है आप पे, और आप उसी को फॉलो करते हैं। तो वो फॉलो करते करते मुंबई आ गए, अभी 20 साल हो गए। एनएसडी की ट्रेनिंग के दौरान क्या खास बात आपने सीखी थी? मैंने कहा कि हम चीज़ें देखते थे, आप गौर से देखते हैं। जैसे बोलते हैं कि टू सी एंड टू वॉच, तो देखना और गहराई से और अच्छे से देखना, ये फर्क है। पहले जैसे मैंने कहा कि पहले हम देखते थे, फिर गौर से देखने लगे। पहले हम सुनते थे और फिर गौर से सुनने लगे। तो ये अगर वो बात है कि सुनना और गहराई से ठीक से सुनना, तो ये फ़र्क हो गया दिल्ली से। नाटक पहले भी करते थे, लेकिन उसका सब्सटैंशियलिटी जो है, सब्सटैंशियलिटी वो नहीं थी। और इसी में ही करना है, आपको कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, आप कोई बैंक में जॉब नहीं करते और उसके साथ एक्टिंग नहीं करते, अभी पूरा इसी में ही आपको काम करना है। तो एक सीरियसनेस आपको अपने आप बन जाता है, तो वो फर्क हो गया। एनएसडी में फॉरेन से भी डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, और इंडिया से भी होते हैं। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा छाप छोड़ी हो एनएसडी के दौरान? हाँ, बाहर से नहीं आते थे, वहाँ यहाँ से पढ़ते थे, लेकिन प्रसन्ना नाम के एक बड़े टीचर है, हमें पढ़ाया करते थे सेकेंड ईयर में। उन्होंने हमारे साथ प्ले किया था ड्रैगन हिंदुस्तानी, पहले उसको उन्होंने किया था माया बाजार नाम से। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, फिर इनके रहना सर थे, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। और सबसे ज़्यादा थर्ड ईयर में नसीरुद्दीन शाह में पढ़ाने आते थे। 15-15 दिन के 3 वर्कशॉप उनके साथ हुए। तो मैं जब भी एक्टिंग के सिलसिले में किसी से भी बात करता हूँ, तो मैं आज जितना भी मुझे अभिनय के क्षेत्र में आता है वो सब नसीर साहब की देन है, उन्हीं से जो मैंने सीखा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक्टिंग पढ़ाना
सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि किसी को सिखाना, किसी को ये देना बड़ा आसान है। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। खुद अच्छे भी एक्टर हो और अच्छे टीचर भी हो, ये रेयर कॉम्बिनेशन वो एक ही है, वो सिर्फ नहीं। बहुत सारे लोग एक्टिंग पढ़ाते तो खुद के बारे में बात करते रहते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसे भी टीचर देखे मैंने, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जैसा कोई टीचर नहीं एक्टिंग का। आपने क्या सोचा था कि एनएसडी करने के बाद फिल्मों में जाना है कि सिर्फ थिएटर करना है? हाँ, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो ड्रामा तो थिएटर हो गया, लेकिन सिर्फ ड्रामा से घर नहीं चलता, किचन नहीं चलता, किचन के लिए थोड़ा यहाँ वहाँ काम करना पड़ता है। शुरुआत में मेरी शुरुआत थिएटर से ही हुई, वामन केंद्रे जी के साथ मैं नाटक करता था। पहले नाटक से शुरुआत हुई, वो नाटक एक बड़े डायरेक्टर है हमारे यहाँ के गजेंद्र राय, उन्होंने वो नाटक देखा, उसके बाद में फिल्मों में आया। तो फिल्म लोग हमारे यहाँ बड़ी ना एक खुद को अलग दिखाने के लिए बोलते हैं कि थिएटर एक नया आर्ट है, वो जिंदा आर्ट है, ये है वो है, थिएटर मेरा लव है। तो फिर ये जो थिएटर लव है बोलने वाले लोग बाद में फिल्मों में क्यों काम करते थे? तो ये सब बस चर्चा संगोष्ठी में या चर्चाओं में बात करने के लिए सेंटेंस बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको पालते नहीं है, उसके साथ रहते नहीं। फिल्मों में काम करते बोलते थिएटर मेरा पहला लव है। आपका थिएटर पहला लव है तो फिर छोड़ते क्यों उसको? सही बात है। तो मेरा ये था कि आई नॉट से इट लाइक, मैंने कहा कि मुझे पहले से फिल्मों में ही काम करना था, थिएटर मेरा रियाज है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि बांसुरी बजाने वाला सुबह रियाज करता है, हारमोनियम बजाने वाला सुबह रियाज करता है, तबला बजाने वाला सुबह रियाज करता है, एक्टर क्या रियाज करता है, अभिनेता क्या रियाज करता है? तो अभिनेता का रियाज है कि वो नाटक में काम करे और पढ़े किताबें, इसका बड़ा सिलेबस है किताबों में। सिंपल उदाहरण जो मैं तौर के बता रहा हूँ, एक कथा में अगर 5 पात्र हैं और एक पुस्तक में, एक किताब में अगर 10 कथाएं हैं, तो आप 10 कहानियां पढ़ने के बाद कम से कम 5 पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं, उसमें आपके 50 हो गए ना आपके पास। करेक्ट। आपका वो डिक्शनरी हो गई आपके पास पात्रों की। तो ये पढ़ने से बहुत सारे इंसान जिनसे आप कभी मिले नहीं, जो जिंदगी आपने कभी जी नहीं, जो जिस जिंदगी को आपने कभी करीब से देखा नहीं, उनसे रूबरू होने का मौका आपको किताबों से मिलता है। वो कैसे करे, इसके लिए आपको नाटक करना चाहिए, क्योंकि आप खुद को तराशते हैं, ये तराश करना जरूरी है। यार मैं आपकी बात को मान लूँ तो ये कहा जाए कि हर फिल्म के कलाकार को 2-3 साल में एक बार कम से कम प्ले जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। ये खुद को हम तौलने का एक तरीका है कि हम अभी भी उतनी ताकत रखते हैं कि अपने कंधे पे एक प्ले ले जा सकें। अपनी आवाज़ में आज भी वो जादू है, अपनी आवाज़ उस दूर तक पहुंचती है, जेड लाइन तक आपकी पहुंचती है। आप में स्टेमिना है 3-3 घंटे परफॉर्म करने का, 2-2 घंटे परफॉर्म करने का। और ये भी, और रियाज 1-2 दिन, 1-2 महीने नहीं चलता, जिंदगी भर रियाज चलता है एक्टर का। तो हमेशा खुद को तराशना, खुद को तोड़ना, नापना पड़ता है। आपने कुल कितने प्लेस किए और उसके कितने शो हुए होंगे? मैंने जो पहला प्ले किया था मुंबई आने के बाद, त्रिपुरा रानी वामन केंद्र के साथ, उसके 250 शो किए। अच्छा, 250, 265 टू बी एग्जैक्ट। तो उसके बाद फिर और किए, उसके 65 हुए। मतलब मुंबई में मराठी में आप तो जानते हैं कि कोई नाटक 300-400 से कम नहीं होता है, उस शो होते हैं, उसके होते ही है अपने शो। तो उससे आदमी रोज रोज उसी चीज को उसी फ्रेशनेस से करना भी एक कला है। एक के बाद एक सैचुरेशन आ जाता है, क्या यार रोज वही करना है। लेकिन ये आर्टिस्ट का, थिएटर वालों का जो होता है, वो ऑडियंस से बड़े ऑनेस्ट होते हैं, वो उनसे दगाबाजी नहीं करते। और मराठी ऑडियंस या हिंदी ऑडियंस जो है वो बड़ा होशियार है। तो कोई एक्टर अगर कुछ ऐसे ही काम करे तो समझ में आता है, वो नज़र से उतर जाता है। वो दर्शकों की नज़र से उतरना बहुत बड़ी बात। आप खत्म, यू आर डन, अपना सामान बांधो और निकलो। आपने कहा कि गजेंद्र अहिरे ने आपको पहली फिल्म दी थी, वो फिल्म का नाम क्या था, उसमें क्या कैरेक्टर था? वो पहली फिल्म थी नॉट ओनली मिसेस राउत। उस फिल्म के लिए मुझे स्टेट का अवार्ड भी मिला, और उस साल का नेशनल अवार्ड भी मिला, स्टेट नेशनल बेस्ट मराठी फिल्म का उसका अवार्ड। उसमें मैंने भूमिका की थी सरकारी वकील की। नॉट ओनली मिसेस राउत, ये जो सेंटेंस है, ये जो नाम है, फिल्म में मैं बोलता हूँ। अच्छा, दिस इज नॉट मिसेस राउत स्टोरी, इट्स हर एवरीबॉडी स्टोरी टाइप ऐसा। तो ऑथर को जो कहना है या ऑथर जो बोलना चाहता है, वो अगर आपके मुंह से पर्दे पे आता है तो इसको ऑथर बैक रोल कहते हैं कि ऑथर। तो वो मुझे मिला, और किसी भी एक्टर को पहले फिल्म के लिए अवार्ड मिलना तो बड़ी बात है। आगे का रास्ता बड़ा आसान हो जाता है। आपके नाम की एक कुर्सी बन जाती है फंक्शन में, इस पे लिखा होता है नॉमिनेशन मिलिंद शिंदे।
बस उस कुर्सी को बरकरार रखना आपका काम है अगली फिल्मों में, हर फिल्म। 2003 से आपका करियर शुरू हुआ था, 2024 हो 21 साल हो गए आपका करियर को। इस पूरे 21 साल के करियर को आज आप बैठते हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं जिस तरीके से मैं तो हमेशा सोचता हूँ कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं उस पर नहीं आता है, आपको कौन से लोग मिलते हैं उसके ऊपर आपका डिपेंड होता है। बिल्कुल सही। मतलब वो लोगों ने आपको आपके बारे में अच्छा बोलना चाहिए, आपके काम की सराहना करनी चाहिए। अगर कोई सराहना नहीं करता, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता, तो आपको कोई कास्ट नहीं करेगा, आपको कोई फिल्मों में नहीं लेगा। इंसान अच्छा है लेकिन काम अच्छा करता है, पर ये परंतु जो है लेकिन इससे पूरा काम खराब हो जाता है। मतलब कि अच्छे लोग मिलने चाहिए और मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। मैंने कहा जब भी मैंने सोचा है कि इस प्रकार की फिल्में करनी है तो वैसे वैसे लोग मुझे मिलते गए और फिर ये पूरा कारवा बनता गया। तो ये भी देखो, ये फिल्म के जो डायरेक्टर है छत्रपाल निनाद है, इन्होंने मेरी फिल्म देखी थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी फिल्म मैंने बनाऊंगा ना उसमें ये आदमी करूँगा, तो ऐसा एक कनेक्शन बन जाता है। आपकी जो फिल्में रही जिनमें आपको लगता है बहुत ही अच्छा काम किया, वो कौन सी फिल्में आप मानते हैं अपने हिसाब से? बाबू बैंड-बाजा, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, गजेंद्र अहिरे की भारत नाम की एक फिल्म है, नॉट ओनली मिसेस राउत जो फिल्म है। सो ये कुछ फिल्में जो बड़े दिल के करीब है। बहुत बार इन रोलों को अगर आप करने के लिए जाते हैं तो इसको कैसे करें, ऐसा जिस दिन सवाल आपके मन में आता है, जैसे ये फिल्म है कि इसको अप्रोच कैसे करें, ये भूमिका की, ये कैरेक्टर की, इस किरदार की पहली लाइन कैसी बोली जाए, कैसे भिड़े इस रोल को, ऐसा प्रश्न आपके मन में जो उभरता है तब समझना कि ये चैलेंज खड़ा है आपके सामने। और नए नए चैलेंज क्या फेस करते करते हम लोग आगे जाते हैं और खुद को चैलेंज करना आर्टिस्ट के लिए बड़ी अच्छी बात होती है, उसका अभ्यास होता है। छत्रपाल निनावे ने जब आपको मराठी फिल्म घाट के लिए बुलाया, आपने फिल्म क्यों की? हाँ, जैसे ही मैंने वो पढ़ा, उन्होंने मुझे छोटा छोटा मोटा मोटे तौर पर बताया था कि ऐसी ऐसी फिल्म है, लेकिन मैंने जब कहानी पढ़ी तो फिल्म और नाटक में एक फर्क है कि फिल्म में पटकथा होती है, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन प्ले बोलते हैं। जो स्क्रीन प्ले इतना अलग है। और एक जमाना था कि पहले देवानंद की फिल्में होती तो देवानंद की फिल्में होती थी, राजेश खन्ना जी की फिल्म होती तो राजेश खन्ना की फिल्म होती थी, वो कभी पात्र नहीं बनते थे। करेक्ट। कि देवानंद की फिल्म, वो पूरी फिल्म में देवानंद नहीं लगते थे, पूरी फिल्म में राजेश खन्ना ही लगते थे। बहुत बहुत कम बार ऐसा हुआ कि ये कुछ पात्र लगे, जैसे मिस्टर बच्चन विजय लगते हैं जैसे अग्निपथ में जब वो बोलते हैं विजय दीनानाथ चौहान, तो विजय दीनानाथ चौहान लगते हैं। खुदा गाँव में वो बादशाह खान लगते हैं, मैं आज़ाद हूँ में वो आज़ाद नाम का आदमी वो लगते हैं। तो ये फर्क है। तो लेकिन वो हीरो वाला जमाना जाके धीरे धीरे जब इंसानों की कहानियां आने लगी ना, ये इंसानों की कहानी है। अच्छा। छत्रपाल निनावे लिखी थी, इसमें कोई हीरो हीरोइन विलन कॉमेडियन ऐसा कुछ नहीं, ये इंसान की होने की कथा है। इसमें आपकी अपना किरदार क्या है? एक नक्सल है जिसको सरेंडर करना है, लेकिन सिस्टम के इसकी वजह से उसका पूरा प्रॉब्लम हो जाता है और उसके लोग उसके पीछे पड़े, तो ये बीच में भवन में अटका हुआ है। तो उसकी ये स्टोरी नहीं, एक सिस्टम और विचारधारा के बीच में फंसा हुआ आदमी है, जिसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस लिए वहां गया था और आज वो मोमेंट कहाँ है, उसका क्या हो रहा है। तो उसको छोड़ना है लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे फिल्मों में दिखाया है कि तो वो लोग भी पीछे पड़ जाते हैं, दोनों तरफ से भवन बच जाना है। तो रघुनाथ जो मैंने किया वो उसी की कहानी। इसकी शूटिंग के दौरान का कोई अनुभव है खास? शूटिंग का एक मुझे अच्छा लगा कि यह तामझाम नहीं रखा था छत्रपाल ने कुछ। जैसे फिल्म जैसे ही हमारे दिमाग में आती तो हमको क्रेन दिखती है, हमको जिमी जिप दिखती है, हमको ट्रॉली भी दिखती है, बड़े बड़े लाइट दिखते हैं। कोई जिमी जिप नहीं, कोई ट्रॉली नहीं, कोई क्रेन नहीं, कोई पैंथर नहीं, सिंपल मूवमेंट शॉट, स्टैटिक शॉट, लिटिल मूवमेंट शॉट एंड वेल कोरियोग्राफ शॉट। क्योंकि आजकल पूरा कंटेंट ना मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए, इसमें ये हो जाता है, चला जाता है, बस टेक्निक रह जाता है। लेकिन जो लिखा हुआ है वो बोलने वाले लोगों को शूट कौन करेगा, उनका पिक्चराइजेशन वो था कि कंटेंट को पहुंचाना है।
जैसे गजेंद्र हरी मेरे जो दोस्त हैं वो बोलते थे कि ये एक्सिस जंप है, ये उधर से एक्सिस जंप आ रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, तो बोले इधर से एक्सिस जंप आ रहा है क्या, तो इधर रखो क्या, मेरा वही बोलने वाला। सो टेक्निक में फंस के कहानी गुम हो जाती है। तो इन्होंने भी वैसे किया था कि कहानी मेन है, आई विल नॉट स्टक माई सेल्फ इनटू द टेक्निकलिटीज। तो वेरी सिंपल फिल्म एंड वेरी मीनिंगफुल। इस फिल्म को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया, काफी सराहा गया। वहाँ के लोगों की फिल्म क्यों पसंद आई, क्या वजह थी, कोई पता चला? अलग है, ये अलग फिल्म है, जिस कलर से अलग है, थीम से अलग है। और बाहर के लोगों को बड़ा कौतूहल होता है कि हमारे यहाँ इंटरनल क्या चल रहा है, हमारी परंपराएं क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। तो रियल फिल्म है, रस्टिक फिल्म है। और हिंदुस्तान की फिल्म अभी भी उधर ही अटकी हुई कि 5 गाने, एक आइटम नंबर, एक हीरो। तो इसके अलावा अगर कुछ बनता है तो सबकी नजर उसके ऊपर जाती है। बिल्कुल सही। ये उसी वो वाली बात है। सो वैसे समझो 83 की फिल्म बनी है वर्ल्ड कप पे, लेकिन नहीं ना उसका कुछ हो जाता है, क्योंकि फिल्म है, वो कहानी है, ये इंसानों की कहानी है। सो बाहर के लोग इंसानों की कहानी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उनको मालूम है इंडियन फिल्म का फॉर्मूला फिल्म है, हीरो हो जाएगा, फिर एक टकराएंगे, मुलाकात हो जाएगी, फिर गाने गाएंगे, एक गाने में 5 कपड़े बदलेंगे, जो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। महाराष्ट्र में गढ़चिरोली इलाका जो है वो नक्सलवाद से प्रभावित है, आदिवासी इलाका भी है। कभी आपका वहाँ जाना हुआ है या नहीं? नहीं, ये अभी तो नागपुर के आसपास गोंदिया बिंदिया में शूटिंग है, गढ़चिरोली में शूटिंग नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन बहुत सारा जंगल है। लेकिन जहाँ लोग रहते हैं, पंचायत है, वहाँ शूटिंग हुआ है। अच्छा। एनएसडी है वो कहता है कि हम आपको थिएटर करने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, आपको सिर्फ थिएटर करना है। तो वो जो ट्रेनिंग है, जब आप फिल्म करते हैं, कितना फायदा देती है और कहाँ अड़चन आती है? नहीं, तो वो जो माध्यम है, टेक्निक का जो शिफ्ट आपको आना चाहिए। मतलब एक होता है मूवमेंट, एक होता है जेस्चर। तो ये होगी मूवमेंट, ये हुआ जेस्चर। तो अगर थिएटर करते हैं तो ये हो जाता है, फिल्म करते हैं तो इतना ही हो जाता है। अगर थिएटर करते हैं तो क्या हुआ हो जाता है, यहाँ सिर्फ इतना भी काफी है। तो ये आपको माध्यम का शिफ्ट, वो स्विच गियर चेंज करते आना चाहिए, वो देख के आता है। मतलब आज के ज़माने में इतना सारा टेलीविज़न चैनल है, इतने सारे टेलीविज़न चैनल है, तो लेकिन जब मैंने शुरू किया था तब दूरदर्शन था और जी का एक चैनल आया था तब, वो भी 12 घंटे चलता था, रात को 12 बजे बंद हो जाता था। लेकिन देख के इन्होंने कैसे काम किया था, ये कैसे काम करते हैं, ये कितना सटल काम करते हैं, ये देख के सीखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर होने का कोई सिलेबस नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये पूरी जिंदगी, ये पूरी वसुंधरा आपका सिलेबस है, और वो ख़त्म नहीं होता है, उसको हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। क्योंकि OTT ने ऐसा माहौल कर दिया है कि ऑडियंस की भी टेस्ट अभी बदल गई, उनको भी अच्छी एक्टिंग और ओवर एक्टिंग समझ में आ रही है। इसके अलावा क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी मैं PhD कर रहा हूँ। अच्छा। मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, फिर मैंने अभी लॉ भी कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कोई एजुकेशन, कोई शिक्षा जाया नहीं जाती। तो वो चल रहा है, फिल्में चल रही है, थिएटर चल रहा है, OTT लिखना विखना चलता रहता है। कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ जाके, की वजह से तो पढ़ाने बुलाते हैं वर्कशॉप के लिए। मैंने NSD के बाद FTI भी किया है, तो बड़ा रेयर केस है महाराष्ट्र में कि NSD भी किया और FTI भी किया। तो मैंने 98 में NSD पास किया और 2001 में FTI पास किया। अच्छा। तो उसकी वजह से कि आपके पास थोड़ा ज्ञान हो तो लोग आपको बुलाते हैं। अगर मैं PhD करूँ तो और उसमें थिएटर में करना होगी, और भी थोड़ा ज्ञान और बढ़ जाए, तो अर्जित करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। आपने कहा कि कलाकार को पढ़ना चाहिए, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मैं सब पढ़ता हूँ। अगर मैंने भजिया लिया है और मैंने भेल ली है तो उसके नीचे जो बचता है ना, वो भी मैं पढ़ता हूँ। मैं मायापुरी पढ़ता हूँ, मैं गुरु छुबी का पढ़ता हूँ। हर चीज़ आपको पढ़नी चाहिए, यही मेरा पढ़ना है। हाँ, लेकिन आपके कुछ फेवरेट राइटर होते हैं कि जैसे उनकी किताब आती है तो आप झपट्टे से पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं होता। ये तो पॉलिटिकल से लेके यहाँ तक आप पॉलिटिकल पढ़िए, आप सिनेमा पढ़िए, आप कहानी पढ़िए, आप इंग्लिश पढ़िए, आप हिंदी पढ़िए, पढ़ते रहना चाहिए।
इन दोनों तो आप कौन सा नाटक कर रहे हैं? अभी नाटक कर रहा हूँ मैं 217 बजने नाम, मराठी में 2 से 17 बजने नाम उसके शो चालू है, अच्छा तो वो कर रहा हूँ। तो वो एक नाटक चल रहता है। सर ये बताया कि मराठी नाटक की परंपरा है और मराठी नाटक पर काम करके लोग पैसे इतना कमा लेते हैं कि जिंदगी गुजर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना है। हिंदी में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? हिंदी में जो पास वाली जनरेशन जो होता है, पास है क्या, पास मिलेगा क्या हमको, हाँ पास मिलेगा क्या हमको, मराठी में पास नहीं मिलता है। कर ये ऑडियंस की भूमिका बन गई कि आपको टिकट खरीदना है, और टिकट खरीद के आपको थिएटर में जाके बैठना है। उसमें भी आपको आगे का चाहिए तो 500 रुपये वाला है, थोड़ा पीछे का चाहिए तो 300 रुपये वाला है, अगर आपके पास कम पैसे तो 200 रुपये टिकट है। करेक्ट। तीनों वर्ग के लोग देख सकते हैं, लेकिन मराठी में पास वाला कल्चर नहीं। हिंदी में सबको पास बांटने पड़ते हैं, तो पास बटेंगे तो कंपनी क्या कमाएगी, और कंपनी नहीं कमाएगी तो आर्टिस्ट को क्या देगी। सही बात है। ये तो फिर क्या होता है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, इनसे आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं, और उससे, लेकिन उससे एक ही शो होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा कहाँ होगा। तो ये अंग्रेजी में थिएटर है, नसीर भाई अभी भी करते हैं, अभी करते हैं। अभी भी लगातार शोज करते रहते हैं। वो टिकट लेके लोग आते हैं, वहाँ कोई पास नहीं मांगते। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे जो NSD वाले जब मुंबई में प्ले करते हैं तो पास बांटने पड़ते हैं। तो पास वाला कल्चर खत्म होना चाहिए। ये मुंबई में ही नहीं, ये दिल्ली में है, या आप जहाँ जाओ, MP में जहाँ जाओ, सबको पास चाहिए, मुफ्त में चाहिए। चलिए सर, मुझे लगता है कि सिनेमा की स्थिति इसमें खराब क्यों है, खासकर हिंदी सिनेमा की फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं? कंटेंट नहीं आ रहा है, कुछ एक साल में एक आध फिल्म चल जाए। लोगों की भूख बड़ी बढ़ गई है, तो उनको मतलब ना अलग खाना जब आता है ना, उनकी थाली में परोसा जाता है तो वो लपक लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन वही आप उनकी इस थाली में डालोगे तो नहीं खाएंगे। तो वैसे जैसे मैंने पहले कहा कि OTT बहुत सयाना कर दिया है ऑडियंस को, वो अच्छा बुरा उनका टेस्ट बदल गया है, तो वो जानते हैं कि नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल सही। नहीं देख रहे हैं। अब रिव्यू भी आ जाते हैं आजकल, तो वो भी एक जनरेशन हो गई कि रिव्यू पढ़ के स्टार देख के लोग जाते हैं कितने स्टार हैं, और ये कुछ क्रिटिक जो उनका पहले ही आ जाता है, फिल्म से पहले ही कभी कभी आ जाता है, तो उसके वजह से भी थोड़ा होता है कि फिल्म ठीक नहीं है तो लोग नहीं जाते। और कुछ का फेवरेट है, जैसे बच्चन की फिल्में अभी भी लोग देखने जाते हैं, लेकिन एक आध फिल्म चलती है, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो हो जाता है। सही बात। इसलिए वो भी ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं। टिकट खिड़की से जितना आएगा उतना आएगा, बाकी बेच देंगे। मिलिंद सिंधे जी, फिल्मी संघ से बात करने पर बहुत बहुत धन्यवाद।